हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नोविदा। दिस इज सी अंजलि और हमने सीपी से स्टार्ट किया था। उसकी हमने एक क्लास देख ली, आज सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू सीपीसी। सीपीसी में कितने सेक्शंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने अपेंडिक्स होते हैं और कितने शेड्यूल होते हैं। कब ये एनफोर्समेंट में आया था। सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम देखेंगे स्टेजेस, देखेंगे हम सिविल सूट्स के स्टेजेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट क्या होता है? जैसे कोई केस फाइल होता है, सिविल केस फाइल होता है तो हम उसको बोलते हैं सूट, तो सिविल सूट। तो जब से हमारा केस फाइल हो रहा है, कोई सिविल केस फाइल हो रहा है सिविल कोर्ट में, और वो सिविल कोर्ट अपनी जजमेंट दे रहा है, डिक्री दे रहा है और उसको एग्जीक्यूशन करा रहा है, तो उसके सारे स्टेप्स, उसके सारे स्टेजेस को हम देखते हैं। जैसे ही हमारा प्लेन सबमिट होता है कोर्ट में और फाइनली उसका डिक्री आती है और एग्जीक्यूशन कराया जाता है उस डिक्री का, वहां तक हम जो है पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कोई डिस्प्यूट अराइज होगा। क्या होगा? कोई डिस्प्यूट अराइज होगा। मतलब कोई कारण तो होगा ना जिसकी वजह से केस फाइल करना पड़ रहा है। कोई कारण तो होगा ना जिसकी वजह से हमें केस फाइल करना पड़ रहा है, जिसे हम बोलेंगे कोज ऑफ एक्शन। कोज ऑफ एक्शन, क्या कारण था जिसकी वजह से हमें केस फाइल करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए ने जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को रेंट पे दी। क्या करा? इसने रेंट पर अपनी प्रॉपर्टी दी। बी ने कुछ महीने तक तो ए को रेंट दिया, लेकिन कुछ महीने बाद वो इसको कब्जे में करके बैठ गया और रेंट भी नहीं देता। ए इसको बोलता तू मेरा रेंट दे, ये बोलता कि मैं नहीं दे रहा। ए बोलता अगर तू रेंट नहीं दे रहा ना तो कम से कम मेरे घर से तो निकल जा, मेरा घर तो खाली कर दे। बी ये भी नहीं कर रहा, वो कब्जा करके बैठ गया, इलीगल ऑक्युपाई करके बैठ गया उसके घर को। तो ये क्या हुआ? कॉज ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से ए को क्या करना पड़ेगा? बी के अगेंस्ट सूट फाइल करना पड़ेगा और अपनी रेमेडी लेनी होगी। अपना घर वापस लेगा, अपना रेंट वापस लेगा, रेंट पे आने वाला इंटरेस्ट लेगा, और भी जो भी उसकी कॉस्ट लग गई एडवोकेट को हायर करने में, कन्वेंस में, वो सब क्लेम करेगा। कैसे क्लेम करेगा? कोर्ट में अपना सूट फाइल कर कर। कोर्ट में अपना सूट फाइल कर कर। तो ए को सबसे पहले क्या करना होगा? सूट फाइल करने के लिए ए को सबसे पहले क्या करना होगा? तो ए जो है वो सबसे पहले अपना एडवोकेट हायर करेगा, क्योंकि उसको मे भी इतनी नॉलेज ना हो कि वो खुद से सूट फाइल करे। तो वो बनाएगा एक प्लेंट। प्लेंट मतलब कंप्लेंट, जिसमें वो अपनी कंप्लेंट लिखेगा। ये कारण है जिसकी वजह से मैं अपना सूट फाइल कर रहा हूँ, जिसमें वो अपना नेम लिखेगा, सामने वाले का नेम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा दोनों का, किस कोर्ट में सूट फाइल कर रहा हूँ, वो सब इसमें मेंशन करेगा। तो प्लेंट को हम डिटेल में देखेंगे। इनफैक्ट इसके हर स्टेजेस को हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या स्टेजेस होते हैं हमारे सिविल सूट में। तो प्लेंट फाइल करेगा, प्लेंट में सारी डिटेल्स लिखेगा, मैं क्यों सूट फाइल कर रहा हूँ वो सब प्रॉपरली लिखेगा। उसके बाद ही जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में अपनी प्लेंट को क्या करेगा? सबमिट। क्या करेगा? इस प्लेंट को सबमिट। तो कोर्ट के पास किसी की बेसिकली कंप्लेंट आई है, कोर्ट के पास किसी की कंप्लेंट आई है कि हाँ किसी के साथ गलत हुआ है, किसी का जो है सिविल राइट वायलेट हुआ है। तो कोर्ट अब चेक करेगा कि ये पर्सन जो है वो सही कोर्ट में आया है, तो जुरिस्डिक्शन चेक करेगा। मे बी ये गलत कोर्ट में अपनी प्लेंट ना फाइल कर दे, तो कोर्ट ऐसे में जुरिस्डिक्शन चेक करेगा। क्या इसने अपने जो सूट को फाइल किया है वो टाइम बार तो नहीं हुआ? मतलब कोई टाइम पीरियड होता है ना कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपना केस फाइल कर सकते हो, अगर आप उसके बाद आते हो थोड़ी ना केस फाइल कर सकते हो। तो टाइम बार तो ये जो है वो केस नहीं है, वो चेक करेगा। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल तो नहीं लगता। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल क्या होता है? जब ऑलरेडी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बिटवीन सेम पार्टीज ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है, तो दोबारा से उस जजमेंट, उस केस को फाइल नहीं कर सकती सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये सारी चीज चेक करेगा हमारा कोर्ट।
बाद अगर इन सब से निकल गई इसकी प्लेन तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? कोर्ट प्लेन को एक्सेप्ट करेगा। अब कोर्ट क्या करेगा? सम्मन करेगा, मतलब नोटिस भेजेगा कोर्ट में बुलाने के लिए। और किसको बुलाएगा? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, और जो सूट फाइल करता है वो कौन होता है? प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल की, कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन चेक की, उसके बाद डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाने के लिए समन भेजा। क्या करा? समन भेजा। अब डिफेंडेंट जो है कोर्ट में प्रेजेंट होगा। अब ये जो है कोर्ट को अटेंड करेगा। अगर यहाँ पे डिफेंडेंट कोर्ट अटेंड नहीं करता तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि वो एक्स पार्टी डिग्री पास कर सकता है, एक्स पार्टी डिग्री को पास कर सकता है। ये भी हम सब डिटेल में देखेंगे। तो कोर्ट को अब मान लेते हैं डिफेंडेंट अटेंड करता है। तो अब कोर्ट में क्या है? एक तरफ प्लेंटिफ है, दूसरी तरफ डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट लाएगा। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? जो भी प्लेंट आई है उसका रिप्लाई देगा। ए क्या कहेगा कि इसने मेरा घर ऑक्युपाई कर लिया इलीगली, इसने मेरे को रेंट नहीं दिया। और अब बी का क्या कहना है इस मामले पर? बी अपनी बात बताएगा कि मैंने जो है रेंट तो दे दिया, मैंने तो कोई इलीगली ऑक्युपाई नहीं कर रखा हाउस, मुझे तो इन्हें कभी कहा ही नहीं खाली करने के लिए, या फिर एग्रीमेंट में तो इतने टर्म के लिए, तो मैं इतने टर्म के लिए तो इस घर में रहूंगा ही। जो भी उसको कहना होगा, जो भी उसको रिप्लाई करना होगा, किसको? डिफेंडेंट को, वो रिप्लाई करेगा किसमें? रिटन स्टेटमेंट में। कोर्ट के सामने दोनों पार्टीज है, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी। अब कोर्ट का काम क्या होगा? यहाँ पर कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को एग्जामिन करेगा। इनसे डॉक्यूमेंट्स की नीड लगेगी तो डॉक्यूमेंट्स को भी मंगवाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स को मंगवा लेगा दोनों पार्टीज से। उसके बाद इनको ये भी इन्फॉर्म करेगा कि अगर आप एडीआर के प्रोसीजर में जाना चाहते हो तो वहां पर भी जा सकते हो। एडीआर मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। कोर्ट का सिस्टम जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन एडीआर मतलब कोर्ट के बाहर अगर सेटलमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो कोर्ट हमारा क्या कर रहा है? एग्जामिनेशन कर रहा है दोनों पार्टीज को, प्लस एडीआर के बारे में बता रहा है। जहाँ पे आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हो, कोर्ट का जो प्रोसेस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी होता है। तो एडीआर में अगर आप जाते हो तो आपका टाइम सेव होगा और आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी, साथ ही साथ कोर्ट के पास भी कम केसेस होंगे। तो एग्जामिनेशन करेगा, उनको एडीआर के बारे में बताएगा। तो जब कोर्ट एग्जामिनेशन कर रहा है दोनों पार्टीज को, तो वो क्या देख रहा है? वो देखना चाह रहा है कि क्या एक्चुअल में कोई केस बन रहा है, क्या जो प्लेंटिफ प्लेंट लाया है वो ट्रू है, क्या इस केस को आगे चलाया जाना चाहिए। तो वो ये चीजें देखता है। साथ ही साथ वो पूछता है पार्टी से, डिफेंडेंट से, क्या जो आपको बोला गया है, जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लग गया है वो ट्रू है, क्या आपने इसके सिविल राइट को जो है वॉयलेट किया है, क्या आप ऐसा एडमिट करते हो। अगर वो एडमिट कर लेता है तो ठीक है, नहीं एडमिट करता तो अब हमारा कोर्ट क्या करेगा? अब हमारा कोर्ट कर देगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज मतलब जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी सामने वाला क्लेम कर रहा है, प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है, उसके बेसिस पर इश्यूज को फ्रेम कर देगा। अब ए ने बोला कि बी ने मुझे रेंट नहीं दिया, ए ने बोला बी ने मुझे रेंट नहीं दिया, एक पॉइंट मान लो इसने ये लिखा। दूसरा इसने बोला कि इसने मेरा घर इलीगली ऑक्युपाई कर लिया, इलीगली ऑक्युपाई कर लिया। तो अब सामने वाला पार्टी बोलता है कि मेरे रेंट दे दिया, इसने जो है मैंने कोई इलीगली ऑक्युपाई नहीं किया, तो दोनों पर ही ये डिफेंडेंट एग्री नहीं कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कोर्ट क्या कर देगा? इश्यूज को फ्रेम कर देगा, दोनों ही इश्यूज को फ्रेम कर देगा। लेकिन मानो वो मान लेता है कि हाँ मैंने रेंट नहीं दिया, तो इश्यूज कितने फ्रेम होंगे? एक ही। और अगर वो कहता है कि मैंने रेंट दे दिया,
और मैंने इलीगली ऑक्यूपाई नहीं करा, मतलब सामने वाले की दोनों बातें नहीं मान रहा, तो दोनों इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे। कहने का मतलब है जब सामने वाली पार्टी किसी इशू को एक्सेप्ट कर लेती है तो उस पर फ्रेमिंग ऑफ इशू नहीं होती। सामने वाली पार्टी जो इशू डिनाई करती है उसी पर हमारी फ्रेमिंग होगी, उसी पर हमारी फ्रेमिंग होगी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो अब कोर्ट कहां तक पहुंच गया, वो इश्यूज को फ्रेम कर चुका है, वो ये देख चुका है कि क्या क्या मैटर्स हमें उठाने हैं और किस किस मैटर पे हमें आगे प्रोसीडिंग को चलाना है। अब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है दोनों पार्टी से कहेगा कि अब जो तुम कह रहे हो उसको प्रूव करो। प्रूव कैसे करेंगे, वो अपने विटनेसेस को बुलाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो विटनेसेस की लिस्ट जाएगी, क्या होगी, विटनेस की लिस्ट जाएगी और विटनेसेस को सम्मन किया जाएगा, विटनेस को सम्मन किया जाएगा। जब हमारे विटनेस आ जाएंगे तो उनको सुना जाएगा, तो क्या होगा, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, केस की हियरिंग। मतलब अब कोर्ट दोनों पार्टीज को क्या करना स्टार्ट कर देगा, सुनना स्टार्ट कर देगा कि ये दोनों अपनी अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, कैसे प्रूव कर रहे हैं, और दोनों अब क्या करेंगे, हियरिंग के टाइम पे आर्गुमेंट्स करेंगे कि नहीं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसे बोला था, एग्रीमेंट में तो ये लिखा था, तो आर्गुमेंट्स होगी, हियरिंग होगी। एंड फाइनली कोर्ट इन आर्गुमेंट्स इन हियरिंग, और जो भी उसके पास एविडेंसेस है, चाहे वो विटनेसेस के एविडेंसेस हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कोई भी थिंग्स हो, उन सब के बेसिस पर क्या सुनाने वाला है, अपनी जजमेंट। क्या सुनाने वाला है, जजमेंट। मतलब फाइनली वो बता देगा कौन सही है, कौन गलत है, किसको क्या देना है, किसने किसका राइट वॉयलेट किया है, किसका राइट वॉयलेट हुआ है। तो फाइनली डिसीजन जो है हमारा कोर्ट देगा। तो अब इस जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या आती है, डिक्री। क्या आती है, डिक्री। डिक्री क्या होता है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी ये देख लेते हैं कि जजमेंट तो आ जाती है, जजमेंट बहुत बड़ी होती है, लेकिन अब उसको शॉर्ट में बनाया जाता है डिक्री के फॉर्म में, और डिक्री को एग्जीक्यूट कराता है जिसके भी फेवर में वो जजमेंट आई है। तो अब डिक्री का क्या होता है, एग्जीक्यूशन। लेकिन डिक्री के एग्जीक्यूशन से पहले एग्रीव्ड पार्टी, जो भी मतलब जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आई है, वो क्या कर सकता है, उसके पास भी तो कुछ ऑप्शन होने चाहिए ना। जैसे कि एक कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, लेकिन जो बंदा उस फैसले से नाखुश होता है तो वो क्या करता है, वो या तो अपील में चला जाता है, या रिव्यू में चला जाता है, या फिर रेफरेंस में चला जाता है, या रिवीजन में चला जाता है। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जनरली वो अपील का ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करता है, कौन, जिसके अगेंस्ट जजमेंट आई है। फाइनली यहाँ पर प्रोसीडिंग चलती है और फाइनली डिसाइड किया जाता है। इस डिसीजन के बेसिस पर इस डिग्री का एग्जीक्यूशन होता है। क्या होता है इस डिग्री का, एग्जीक्यूशन। मतलब जो भी अपील में डिसाइड होगा उसके बेसिस पर अब हमारी एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो स्टेजेस है हमारे सिविल सूट के। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले कुछ कारण हुआ, कुछ लड़ाई हुई, कुछ झगड़ा हुआ, एक बंदे ने दूसरे बंदे के खिलाफ केस किया, कोर्ट में केस आया, कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन चेक की, जुरिस्डिक्शन को चेक करने के बाद कोर्ट ने डिफेंडेंट को बुलाया, डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट लेके आया, तो दोनों बंदे जो है कोर्ट के सामने आ गए। कोर्ट दोनों पार्टीज को एग्जामिन कर रहा है, देख रहा है केस बन रहा है कि नहीं बन रहा। साथ ही साथ डिफेंडेंट से पूछ लेगा कि आप एडमिट करते हो जो आपके ऊपर इन्होंने सामने वाला पर्सन क्लेम कर रहा है। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगा, मतलब क्या चार्ज लगाया गया है उसको फ्रेम करेगा कोर्ट। उसके बाद समन किया जाएगा विटनेसेस को, विटनेसेस आएंगे, उनकी बात को सुना जाएगा, दोनों पार्टीज आर्गुमेंट्स करेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने थिंग्स, अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेगी। इन सब के बेसिस पर हमारा जो जज होगा वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि किसके फेवर में जजमेंट देनी है और किसके फेवर में जजमेंट नहीं देनी। फाइनली जजमेंट आएगी। जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ दिन बाद डिक्री आती है, तो डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है। लेकिन डिक्री आने के बाद अगर किसी पर्सन को अपील में जाना है तो वो वहां भी जा सकता है। फाइनली जब अपील फाइनल हो जाती है उसके बाद जो भी डिसीजन आता है उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है।
तो ये था कंप्लीट स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो भी कॉमन टर्म्स है उनका क्या मीनिंग रहता है। थैंक यू।